चलो शाबाश, जल्दी आओ, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मुझे तन्हाइयों में मुब्तला करके खुद यहाँ आकर बैठ गई हो। वो अपनी डार्क ब्राउन आंखों से उसका मुआयना करते बोला, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और ना ही मैं आप जैसे दोगले इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देखती पूरे एतमाद से बोली, आपके साथ जाने से बेहतर है मैं जहर खा लूँ। उस शख्स को हंसता मुस्कुराता देख उसका चेहरा गम और गुस्से से और लाल हुआ था। यानी वो उससे जुदा होकर खुश था। क्यों? इसकी कोई खास वजह? वो उसका तपा चेहरा देख हनूज मुस्कुराते बोला, आपसे नफरत करती हूँ, इससे बड़ी वजह और क्या होगी? वो निगाहें झुकाए तल्खी से बोली, और इस नफरत की वजह क्या है? वो उसके झुके सर को खींचते हुए देखकर बोला, नफरत की वजह आपको पता होगी, क्योंकि आपने खुद मुझे ये करने पर मजबूर किया है। अब मुझे इतनी नफरत हो गई है कि आप जब जब मेरे करीब आते हैं मेरा दिल करता है मैं। वो ये कहते हुए कुछ सोच कर रुकी। कितनी? बोलो ना, रुक क्यों गई? वो उसको खामोश होते देख बोला कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। वो उसको मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर लाल चेहरा लिए एक ही सांस में बोल गई, और मेरी नफ़रतों का अंदाज़ा तुम सह नहीं पाओगी अशनाल बख्त। मेरी नफ़रत की इंतहा तुमसे 100 गुना बढ़कर है। मैं तुमसे इतनी नफ़रत करता हूँ कि अब अगर मुझसे दूर होने के बारे में भी सोचा ना, खुद अपने हाथों से जान ले लूँगा तुम्हारी। वो कहते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा गया। हद में रही। वो सहम कर पीछे हुई, हल्की सी चीखती जल्दी से दरवाज़ा उसके मुंह पर मारकर बंद करने लगी। जब वो अपना पाँव दरवाजे के दरमियान रख गया, अगर अपना तमाशा बनवाना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी दोस्त से मिल लेता हूँ। वो संजीदगी से बोला, जी नहीं, वो कॉलेज गई हुई है, मैं और आंटी ही घर में अकेले हैं। वो उसको रोकने की गर्ज से बोली ताकि वो अंदर ना आ सके और बाहर से ही किसी तरह वो उसको भेज दे। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं खुद आंटी से मिल लेता हूँ, गपशप भी हो जाएगी और उनका शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। आंटी सो रही हैं अभी। उसने फिर जान छुड़वाना चाहिए, तो चलो जब तक मैं वेट कर लेता हूँ। वो हाथ बांधे दरवाजे के साथ टेक लगाकर शाने बेनियाजी से खड़ा हो गया। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं, जब मेरी मर्जी ही नहीं है? वो हिरनी जैसी आंखें निकाल कर बोली, मैं उठा कर ले जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी की ऐसी की तैसी। वो अब गुस्से में आया, जल्दी आओ बाहर। चलो शाबाश, जब नहीं जाना आपके साथ तो क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? वो अब जोर का दरवाज़ा बंद करने लगी। उस रात वाली जिद भूल गई हो ना, जिसकी वजह से यहाँ आके छुपी हो? वो अब की बार सख्ती से बोला। पिछली वाली नरमी गायब थी। जबकि वो भाग कर अंदर चली गई, रुशनाल ऐसे ही खड़ा हो गया था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो खामोश चेहरा लिए आई। चलो, वो उसे साथ लिए चलने लगा। बैठो गाड़ी में। गाड़ी के पास पहुंचकर उसकी आंखों की वीरानी को देखता वो संजीदा सा होकर बोला। वो खामोश सी बैठ गई थी। वो भी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। रोशनाल को उसकी खामोशी खटकने लगी थी। उसे उसकी खामोशी और उसके पथरीले तासुरात से कुछ और ही महसूस हुआ था। औरत की खामोशी को समझो, अगर वो खामोश हो जाए तो समझो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो एकदम से खामोश और उसकी खाली आंखें देख परेशान हुआ। उसका दिल किया उसे झिझोड़ कर बात करने पर मजबूर करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर ड्राइव करने लगा। जबकि उसकी वीरान निगाहें बाहर खला में थी। उसे घर ड्रॉप करके वो चला गया। आगा जान, अगर आप उस मनहूस से मिलने गए तो मैं मनाल को लेकर इस घर से ही चली जाऊंगी। समीना बेगम को जब इस बात का पता चला वो तब से जाहो जलाल में थी। मनाल तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, अगर जाना चाहती हो तो अकेली चली जाओ। जब 18 साल की बच्ची इस घर से निकली थी उस वक्त उस मासूम की किसी ने परवाह नहीं की थी। वो रोती रही, बिलखती रही, तरसती रही सबकी मोहब्बत के लिए। उस वक्त मैं भी बेहिस बना रहा। देर से ही सही, अब वक्त ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी है। जितना मैंने तुम्हारा एहसास किया है इतना मैंने किसी भी रिश्ते का नहीं किया। अगर करता तो आज ये नौबत ही ना आती। मैं बस अपनी की गई ज्यादतियों का अजाला उस मासूम बच्ची से करूंगा जो मेरे कबीर की निशानी है। उसके बाप का घर ही तो है ये। आज रोशनाल को फ़ोन करता हूँ, कबीर वाला घर उसके नाम कर दिया जाएगा। वो ऊंची आवाज़ में बोले, आगा जान, वो घर मेरे शोहर का है, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं या तो उस लड़की को मार दूंगी या खुद को। वो ये बात सुनते आग बगूला हुई। मेरी पोती के तुम नज़दीक भी आई ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस पर आने वाली हर बुरी नज़र को काट कर फेंक दूंगा मैं अब। मैं तुम्हारी वजह से पहले ही कितना नुकसान उठा चुका हूँ। काश इतने बड़े नुकसान का पता होता तो तुम्हारी तरफदारी मैं बिल्कुल भी ना करता। मैंने तुम्हारे कहने पर रोशनाल के साथ ज़बरदस्ती की थी कि वो इश्नाल को उस रात
इस घर उस सूरत में ही रख सकता है कि अगर वो मनाल से मंगनी कर ले। वो उनकी बात सुनकर पहले तो शौक हुए। बेटे की मौत तो वो सह गए थे, लेकिन पोती की मौत मैंने तुम्हारे कहने पर ही रुशनाल के साथ ज़बरदस्ती की थी कि वो इशनाल को इस घर में उसी सूरत में रख सकता है अगर वो मिनाल से मंगनी कर ले। वो उनकी बात सुनकर पहले तो शौक हुए थे। बेटे की मौत तो सह गए थे, लेकिन पोती की मौत, इस सोच ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो कब से बेकरार थे उसको सीने से लगाने के लिए, उसको घर ले आने के लिए, लेकिन वो आएगी क्या? क्या वो उनके गुनाहों पर उनको माफ़ करेगी? पर आगा जान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। वो घर मनाल के नाम होगा। मनाल भी तो कबीर की ही बेटी है ना। पर ममा, मुझे और इशनाल को घर नहीं चाहिए, हमें इस घर में बसते रिश्ते चाहिए, बगैर किसी गर्ज के। ऐसा घर चाहिए जहाँ खुशियाँ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, खलूस और इत्तफाक हो, जहाँ इतमाद की फ़िज़ा हो, नफ़रतें ना हो, अदावतों के डेरे ना हो। हमें वो हर खुशी दे दें, बुग़्ज़ का दूर दूर तक कोई इम्कान ना हो। हर चीज़ बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन मोहब्बत और एहसासात नहीं। और जिससे आपने मुझे और इशनाल को बचपन से महरूम रखा। आप मेरी माँ हैं, आपको पता भी है आपने मेरे बचपन में कितनी कमियाँ छोड़ी हैं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए। आप दौलत और हसद के नशे में इतनी खुदगर्ज हो गई कि आपको रिश्ते ही भूल गए अपने। एक हसद की वजह से आपसे बाबा दूर हो गए, इसी हसद की वजह से मेरा आपसे एतमाद उठ गया। अम्मी, अभी भी वक्त है, रब से माफ़ी मांग ले, नहीं तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि आपके पास सिर्फ बेबसी रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। आपके पास सिर्फ पछतावे ही पछतावे होंगे। वो किचन से निकलते बोली, मुझे मत सिखाओ, मेरी माँ मत बनो तुम। जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी। वो उसे डांट कर चली गई, जबकि वो पीछे खड़ी नज़रें चुरा रही थी, जैसे सारा कसूर उसी का। आगा जान ने उसे शर्मिंदा देखा तो उसके सर पर हाथ रख गए। तुम इधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। इरफान दुरानी ने करमू को रुकने का बोला और खुद चला गया। करमू कब से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, इरफान दुरानी अभी तक नहीं आया था। ये रेड लाइट एरिया था, करमू को गड़बड़ लगी। ये दूसरी दफ़ा था जो उन्हें इस टाइम पर यहाँ छोड़ने आया था, क्योंकि उसने जिस टाइम भी उसको ड्रॉप किया रात के अंधेरे में ही किया था। वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो 3-3 दिन साथ उसके साथ आता जाता, लेकिन आज गड़बड़ महसूस हुई। वो वैसे ही खड़ा रहा। जब उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी, वो पहले तो आगे पीछे देखता रहा, लेकिन जब उसे अपने राइट साइड पर नज़र पड़ी तो एक बिल्डिंग के करीब कुछ लोग एक 15-16 साल की बच्ची को गाड़ी से खींचकर बाहर ला रहे थे। उसके ज़मीनों आसमान हिलकर रह गए। ये देखकर उसने अपने कुर्ते की मैली पॉकेट से फ़ोन निकाल कर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। कैमरा लाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई अरेंजमेंट कर सकते हो खुद तो जल्दी करना। वो जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन अपनी पॉकेट में रख गया और अपने बैग से पिस्टल निकालकर अपने बैग से ब्लैक कलर की हुडी निकाली और पहनता हुआ निकलकर उस बंगले के करीब आया। उस रोशन महल में बहुत सारे शोर-गुल की आवाज़ें थी। बाहर गार्ड खड़े थे। इतनी सिक्योरिटी देखता वो चक्कर काटकर उस महलनुमा घर के पिछले हिस्से में आया। उस लड़की की चीखों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी और वो भी ऊंची ऊंची। वो उस महल की ऊंचाई को देखने लगा जो बहुत ज़्यादा थी। अभी उन लोगों को आने में काफ़ी वक्त था। वो थोड़ी भी देर किए बगैर उस बिल्डिंग के अंदर आया और पीछे से चढ़ता छत पर पहुंचा। उसका इरादा वहाँ की खिड़कियों को तोड़कर अंदर जाने का था। मुश्किल वो चढ़ पाया था। बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी। उसका पाँव रपटा और वो नीचे जा गिरा। ऊंचाई तो इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके पाँव का दर्द निकला और वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर अपने पाँव की मालिश करता फिर चढ़ा। अब की बार चढ़ने में कामयाब हो गया था वो खिड़की पर पहुंचा और उधर लटका जोरदार मुक्का मारा था, जिससे खिड़की का शीशा छन्नाके से टूटा। कुछ टुकड़े उसके हाथ पर भी लगे, लेकिन लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। वो उस रूम से निकला जहाँ 8-10 औरतें झूल रही थी, जिनको शायद नशावर अद्वियात दी गई थी। उसकी निगाहों में गुस्सा दूर आया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता ही कि उस पर 2 बंदों ने पिस्टल रखा एक साथ। जब से वो आई थी खामोश थी। उसने सोच लिया था कि अब किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। वो उसे घर ड्रॉप करके ऑफिस चला गया। अब तक घर नहीं आया था। इशा की नमाज़ पढ़कर वो फारिग हुई। किचन बहुत गंदा था तो उसने सफाई कर दी। वो अब उसे
वो अब से बहुत दूर जाने का सोच चुकी थी। दिल के एक कोने से आवाज़ आई, क्या उसका दिल रोशनाल बख्श को छोड़ने पर राज़ी हो जाएगा? पहले वो शख्स उसका मुहाफ़िज़ था, फिर सुपरमैन था, फिर शोहर बना। शोहर से महबूब तक के सफ़र में उस शख्स की सितमगरी ही थी, मेहरबानी नहीं थी। वो जितना उससे नफ़रत का इज़हार करती, अंदर से उसका दिल, उसकी सोचें हमक हमक कर रोशनाल बख्श की तरफ जाती थी। लेकिन उसने सोचा था वो अपना दिल पैरों तले कुचल डालेगी, उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो उस शख्स जीतने नहीं देगी, उसे ऐसी मात देगी कि वो खुद उससे पनाह मांगेगा। अब बस उसने अपनी सोचों पर अमल पैरा होना था। उसने सिर्फ सुना था कि वक्त एक सा नहीं रहता। आज उसने अपनी आंखों के सामने वक्त को पलटते देख भी लिया था। उसके बिखरे बाल, उसकी आंखों के नीचे हल्के, यानी उस शख्स को भी फ़र्क पड़ा था। आज उसकी आंखों में अपने लिए वाज़ेह दीवानगी दिखी थी उसे। वो शख्स आज उसे बहुत बदला हुआ लगा था, यानी अब सिर्फ वो बेबस नहीं थी, रोशनाल बख्श भी उसके साथ चाहो तलब की उस कठिन सरहद पर खड़ा था। उसने सोच लिया था कि वो अब किसी को माफ़ नहीं करेगी, सबको सबक सिखाएगी। हर अजियत, हर एहसास, हर दुख, वो सबसे अपनी तन्हाइयों का बदला लेगी। अब वो किसी का ख्याल नहीं करेगी। बहुत जी ली थी उसने औरों की ज़िंदगी। जिस दर्द से वो खुद गुजरी थी, उस दर्द से जब तक किसी और को रोशनास न करा दे, अब उसको सुकून नहीं मिलने वाला था। वो घर आया और फ्रेश हुआ। उसे सख्त भूख लगी थी। वो कुछ खाने का इरादा कर रहा था। उसे पता था वो सो चुकी होगी, इसलिए तंग करने का इरादा नहीं किया और किचन में चला आया। लेकिन खाली बर्तन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। किचन से निकलकर वो उसके रूम में आया। खाना नहीं बनाया आज? वो कमरे में आकर बोला, जो अपने ऊपर कंफर्टर लिए लेटी थी। कंफर्टर भी उसके ऊपर बेतरतीब सा पड़ा था। वो खुद सोई हुई थी। आतिशी ऑरेंज रंग का कलर, हम रंग दुपट्टा नमाज स्टाइल में लपेटे, उसकी शुआएं रंगो रूप और जकड़ लेने वाली जाज़बियत में उसकी निगाहों में सताइश उतार गई। वो उसके ऊपर कंफर्टर दरुस्त करने लगा। सोई हुई अशनाल उसको अपने ऊपर कंफर्टर दरुस्त करते देख जाग तो गई, लेकिन आंखें नहीं खोली। वो बेहिस्सो हरकत होकर लेट गई। वो उस पर कंफर्टर सेट करता उधर ही चेयर पर बैठ गया था। अशनाल ने नीम आंखें करके उसे देखा जो फ़ोन पे लगा था। वो तंग कर उठी। उसे इंतहाई बुरा लग रहा था कि ये शख्स उसके रूम में इस वक्त क्या कर रहा है। वो जिद होकर उठ बैठी। क्या हुआ है? वो उसकी तरफ देखने लगा जो एकदम से उठी थी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो काट खाने को दौड़ी। आज खाना नहीं बना हुआ था। वो उसकी बात को इग्नोर करता उसका तपा चेहरा देख नरमी से बोला, तो मैं क्या करूं? वो काट खाने वाले अंदाज में बोली, तो खाना बनाओ ना। वो उसके इतने ज़्यादा एतमाद को देख पहले तो शौक हुआ, फिर अपने लहजे पर काबू पाते बोला, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। वो तल्ख और तेज़ लहजे में बोली, बीवी तो हो ना। उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर नजरें गाड़ते वो धीमी मुस्कान लिए बोला, आपने समझा था रूह पर चोट लगाने से पहले बीवी मुझे? वो पिछली बातों को उसे याद दिलाते बोली, इश्नाल प्लीज़ भूल जाओ उन बातों को। वो उसको एकदम से पुरानी बात याद दिलाते टोक गया, वाह कितनी आसानी से आपने कह दिया ना कि भूल जाओ। आप भूले थे? जब दीवार पर कील ठोंक कर निकालें तो निशान तो उस बेजान चीज़ पर भी रह जाते हैं। मैं तो फिर जीती जागती इंसान हूँ। वो तल्ख लहजा लिए रुकी और फिर बोलना शुरू हुई, मैं आपके सामने मिन्नत करती रही। आप सबको लगता था कि मैं कसूरवार हूँ। आपकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है। मनाल की, हसनाल की। आगा जान ने कभी प्यार से गले नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरी माँ इस ख़ानदान की नहीं थी। छोटी अम्मी बचपन से मुझसे काम करवाती रही, नफ़रत देती रही मुझे बदले में, मुझे मनहूस कहती रही। मुझे सब ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए धुतकारा कि मेरे बाप ने मेरी माँ से पसंद की शादी की। क्यों की पसंद की शादी? एक बड़ी अम्मी और ताया अब्बू ने प्यार दिया, लेकिन मेरे हक में वो भी कभी नहीं बोले। सब ने मेरी उम्मीदों को, मेरे भरोसे को तोड़ा। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं मांगा। आपको लगा था कि सितम सिर्फ आपके साथ हुआ है। मुझे लगा था आप दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे ना, तब भी मेरी बात सुनेंगे। लेकिन उस रात आप मेरी बात तो क्या, मेरे भरोसे के साथ मेरी रूह तक को छलनी कर गए। सब ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद सिर्फ आप ही थे। आपको तो मैं फरिश्ता समझती रही, लेकिन जिस जिस पर मेरा भरोसा था उन सब ने मुझे मुंह के बल गिराया था। आप तो मेरे सुपरमैन थे ना। आपने भी मुझे उस रात तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा आपने मेरे एतमाद को तोड़ा।
मेरे खसारे में सबसे बड़ा हाथ आपका था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो उस रात मुझे मेरी ज़ात को गाली बना दिया था। वो बोलते हुए हिचकियों से रोने लगी। ऐसे रो तो मत। उसको एकदम से हिचकियों से रोते देख वो चेयर से उठा और उसके पास आ बैठा। उसे खुद से लगाया। वो जो पहले उसे रुलाकर खुश होता था, आज उसके आंसू उसके दिल पर गिरे थे। उसके सर को सहलाता, उसके माथे पर बोसा रख गया। उसको अपने साथ ऐसे लगाया जैसे उनके दरमियान कोई गिला शिकवा ही ना हो। सुपरमैन, आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया। आपने मुझसे मेरा सुपरमैन छीन लिया। मुझे आप पर फख्र था, गरूर था, यकीन था आप पर। आपने मेरा उस रात वो गरूर तोड़ दिया, लेकिन आपने मेरे एतमाद को तोड़ दिया और उसके साथ साथ मेरे एतमाद को भी तोड़ दिया। और इंसान के टूटने की सबसे बड़ी वजह उस पर किसी का किया गया वो यकीन होता है जो वो पल में तोड़ देता है सामने वाला। आज वो पूरे 4 महीनों के शिकवे शिकायतें करके अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। वो मासूम सी लड़की इतने दर्द छुपाए बैठी थी अपने अंदर। उसका दिल पाश पाश हुआ उसके शिकवों पर। प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारा यकीन वापस दिलाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा सुपरमैन और यकीन दोनों वापस दिलाऊंगा, वापस लौटाऊंगा दोनों। वो उसका मुंह सामने करता, अपने हाथों से साफ करता, उसकी पेशानी पर लब रखते बोला, यकीन जब एक दफ़ा टूट जाए तो जुड़ता नहीं है रोशनाल साहब, और अब मुझे यकीन चाहिए भी नहीं। वो ये कहती उसके हाथ अपने चेहरे से हटाती, उसे पीछे को धक्का देती, बेड से उतरती, बाहर निकल गई। उसको बेहिस्सो हरकत वैसे ही बैठा छोड़कर वो अपने सामने उन गेंडे-नुमा बंदों को देखकर पहले तो घबरा गया, लेकिन अपने सामने उन बंदों को देखकर उसे रोशनाल की बात याद आई कि हर चीज़ हंसी मजाक से नहीं सुलझती, कुछ चीज़ें मुक्कों ठुड्डों से भी सुलझती हैं। उन हिटलर नुमा लोगों को देखकर पहले तो उसने अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि उन्हें देखकर उसे ऐसे लगा था कि दो सांड नुमा इंसान लोहे के बने हुए हैं शायद। पहले तो वो खामोश सा खड़ा उनको देखता रहा। वो उसे खूनख्वार नज़रों से देख रहे थे। उसे ऐसे लगा जैसे वो कोई रोबोट है जो एहसासात से आ रही थे। वो पिस्टल ताने खड़े थे जैसे अभी उसके परखच्चे उड़ा देंगे। उनकी तरफ एक मर्तबा देखकर पहले तो उसने खुद को कंपोज किया, फिर उसके चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट आई। अंकल आप इतने कमज़ोर हैं यार, कुछ खाया पिया करें और बादाम का इस्तेमाल बाकायदगी से किया करें, वरना लोग आप जैसे अक्लमंदों को पैरों तले रोंद जाएंगे, क्योंकि आपके पास दिमाग की कमी लग रही है मुझे। तेजी से कहकर अपनी जेब से एक लिक्विड टाइप जहरीला मादा निकालकर उसने उनके मुंह पे स्प्रे किया, जैसे वो कीड़े मकोड़े हों और एक ही मिनट में मर भी जाएंगे। उनके हाथों से पिस्टल गिरे। वो पिस्टल उठाकर अपनी पॉकेट में रख गया। उनकी चीखें बाहर से आते गानों की आवाज़ में दब गई थी। बाहर कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उनको सूंघाया, जिससे अब वो बेहोश हो गए थे। वो उनको ज़ोरदार ठोकर मारता मेन हॉल की तरफ निकलता चला गया। बाहर निकला तो हर तरफ गानों की आवाज़ें आ रही थी। वो बच्ची जो कुछ देर पहले लाई गई, वो बेचारी नीम बरहना थी, उसको ड्रग्स के टीके लगाए जा रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस मासूम सी बच्ची को वो दरिंदे नोचने को तैयार बैठे थे। छोड़ो मुझे, मेरे बाबा तुम्हें मार डालेंगे। वो लड़की चीख कर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उस दरिंदे ने उसे अपनी तरफ घसीट लिया। इरफान दुरानी सोफे पर बैठकर तमाशा देख रहा था। ये देखकर उसका खून खौल उठा। बाहर से गाड़ियों के सायरन सुनकर इरफान दुरानी तो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो बेगैरत भेड़िए उसको देखकर डर गए। उस लड़की को घसीट कर बेड के नज़दीक लाए ताकि छुपा सकें उसे। इरफान दुरानी उसे लाउंज से बाहर निकल चुका था। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर आलम मौत का सा मंजर उन्हें महसूस हो रहा था। हैंड्स अप। वो आगे बढ़ा। जब पुलिस अंदर आई, लम्हे की देर थी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ा। उसे ऐसा लगा सबको पकड़ लिया गया है। उसने बच्ची को बेड के नीचे से खींचकर बेड की चादर उतार कर उस पर डाली, जो झूल रही थी। उस मेहरबान शख्स को देखकर उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अंकल मुझे इंसाफ। बात नामुकम्मल करके वो होश खो बैठी। वो उसे बाजुओं में उठाता बाहर निकल गया। एक बेरहम आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़ता उस बच्ची पर गिरा। वो हॉस्पिटल भागा। उसकी टीम उसकी तरफ बढ़ी। ये बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए। वो उसको गाड़ी में डालता भारी आवाज़ में चिल्लाया। चैनल वाले उसे देखने लगे। वो उसकी हालत देखकर इस बात में सर हिला गए। वो खुद को कसूरवार समझ रहा था। उस मुस्कुराहट के बादशाह का दिल कर रहा था कि वो आज खुद को फना कर ले। वो उस बच्ची की हालत का जिम्मेदार खुद को गर्दान रहा था। जान दी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।